मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीलिम्स की यूनिट 10 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो भौगोलिक वितरण है उसके बारे में जो है मैंने आपको बता दिया था। साथ ही जो है इससे पहले की क्लास में मैंने भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए किस तरह के जो है प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। और उसी में जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात की थी और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हम 5वीं और 6वीं अनुसूची पर अलग से जो है एक क्लास जो है हम लोग करेंगे और डिटेल में जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है? भारतीय संविधान में भाग 10 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 का है और उसी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो 5वीं अनुसूची के द्वारा ही किया जाता है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे उन अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर 10 राज्य जो है उनमें अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। ये राज्य जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान है। तो कुल मिलाकर जो है 10 राज्य जो है वो ऐसे हैं जिन राज्यों में जो है अनुसूचित क्षेत्र जो है वो घोषित किए गए हैं। यहाँ पर जो है ये सारे राज्य जो है उल्लेखित हैं: छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि अनुसूची 5 जो है उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद जो है उल्लेखित है? 244 और 244 के क। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ बनता है कि अनुसू 5वीं अनुसूची में कितने राज्य जो है वर्तमान में शामिल हैं? तो कुल मिलाकर जो है 10 राज्य जो है इसमें शामिल है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र किसे कहते हैं? 5वीं अनुसूची के भाग ग के पैरा 6 के अनुसार जो है पैरा 6 में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, उनकी परिभाषा दी गई है और ये कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। अर्थात अनुसूचित क्षेत्र जो है वो ऐसे क्षेत्र होंगे जिन्हें राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा और राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके और राष्ट्रपति उस राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहाँ पर जो है ये प्रश्न बन भी सकता है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है किसे है? तो राष्ट्रपति को है। साथ ही ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श के पश्चात किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है? पहला, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, तीसरा संबंधित राज्य का राज्यपाल और चौथा संबंधित राज्य का मुख्य सचिव। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा? राज्यपाल। राज्यपाल से उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात ही किसी भी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। अच्छा, इस अनुसूची में इस तरह का कोई संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को भी इस अनुसूची में किसी तरह का संशोधन करने का अधिकार है। आपकी इस बात को याद रखना। यहाँ प्रश्न जो है दो तरह से बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है, एक प्रश्न तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो है उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन कौन कर सकता है, और दूसरा इस अनुसूची में किसी तरह का संशोधन करने का अधिकार जो है किसे है? तो संसद को भी इस अनुसूची में किसी तरह के संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात क्या है? तो उल्लेखनीय बात यह है कि इस तरह के जो संशोधन होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि संशोधन जो है संसद कर सकती है,
और इस तरह के जो संशोधन होंगे उनको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है वो संविधान संशोधन जो है वो नहीं माना जाएगा। तो यहां पर जो है दो चीजें जो है वो, अब पांचवी अनुसूची का गठन क्यों, है ना, पांचवी अनुसूची जो है उसका गठन क्यों किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पांचवी अनुसूची का गठन जो है दो उद्देश्यों के साथ किया गया है। सबसे पहला उद्देश्य यहां पर यह है कि जनजातियों को बिना किसी बाहरी विघ्न के, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के वर्तमान में जो अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं उनका लाभ उठाने में उनकी सहायता प्रदान करना। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि जनजातियों को वर्तमान में जो भी अधिकार उनको प्रदान किया गया है वो अधिकार उनको वास्तविक रूप में मिले, उनको वास्तविक रूप में मिलने में जो भी कठिनाइयां, उन कठिनाइयों को दूर किया जाए और उनको सहायता प्रदान किया जाए। सबसे पहला जो है, जो इसका उद्देश्य है वो ये। और दूसरा उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों का विकास तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना और उनका विकास करना। तो दूसरी बात जो है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके हितों को संरक्षण प्रदान करना और उनका विकास करना, ये इसका जो है दूसरा उद्देश्य है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि पांचवी अनुसूची जो है वो इस अनुसूची के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को वर्तमान में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उन अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता प्रदान करना, और दूसरा जो है अनुसूचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उनके हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए करना और उनका विकास करना। अब क्या क्या विशेषताएं हैं पांचवी अनुसूची की, जो है वो तीन मुख्य रूप से जो है विशेषताएं देख लेते हैं और इसी के ऊपर जो है प्रश्न बनते भी हैं। सबसे पहला जो है, किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल को जो विधायी शक्तियां दी गई हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को हर साल जो है एक प्रतिवेदन सौंपा जाएगा। और तीसरा जो है वो जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएससी के नाम से भी इसको जाना जाता है, टीएसी। तो यहां पर जो है इन तीन चीजों को जो है हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखिए इन तीन चीजों में सबसे पहले जो है क्या है, राज्यपाल को विशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुसूचित क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में राज्यपाल को जो है विशेष कुछ विधायी शक्तियां जो है प्रदान की गई। सबसे पहली बात तो यह है कि राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवाद के साथ लागू होगा। मतलब राज्यपाल जो है किसी अनुसूचित क्षेत्र में, किसी राज्य में यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो उस राज्य का राज्यपाल जो है उसको ये निर्देश देने का अधिकार हुआ कि संसद या राज्य विधानमंडल, अर्थात उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा भी अगर कोई विशेष अधिनियम बनाया गया है तो वो अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके भाग पर लागू होगा या नहीं होगा, या अगर लागू होना है तो किन निर्दिष्ट संशोधनों के साथ या अपवादों के साथ लागू होगा, ये निर्देश देने का अधिकार सबसे पहले तो राज्यपाल को दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जो है राज्यपाल को यहाँ पर प्राप्त है। साथ ही साथ जो है राज्यपाल को उस अनुसूचित क्षेत्र में जो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा है उससे परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्र में शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। किन मामलों में नियम बनाने का अधिकार दिया गया? तो सबसे पहला, ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना। अधिकांशतः यह होता है कि एक अनुसूचित जनजाति दूसरे अनुसूचित जनजाति को जो है एक अनुसूचित जनजाति सदस्यों के बीच जो है भूमि का हस्तांतरण हो जाए तो राज्यपाल जो है जनजातीय सलाहकार परिषद जो होगी उस राज्य की, उससे परामर्श करके इस संबंध में जो है नियम बना सकता है। दो लोग हैं, इन दो लोगों के बीच भूमि का हस्तांतरण किस तरह से हो या न हो उसके संबंध में नियम बनाना। दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि आवंटन का विनियमन करना, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में जो है अधिकांशतः कलेक्टर के द्वारा जो भूमि आवंटित की जाती है उन भूमि आवंटनों के लिए किस तरह का नियम होगा, किस तरह का विनियम होगा, ऐसे प्रावधान इसके लिए जो है कुछ नियम बनाना। तीसरा, ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पैसा उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा साहूकार के रूप में व्यवसाय चलाने को विनियमन देना। आपने सुना होगा बहुत पुराने समय में जो है
साहूकारी व्यवस्था चला करती थी। अर्थात गरीब वर्ग या पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजातियों को जो है जब कोई भी पैसे की आवश्यकता होती थी, तो वो उस क्षेत्र के जो है साहूकार के पास पहुँचते थे और वो साहूकार जो है वो एक सादे पन्ने में जो है उनसे अंगूठा लगवा लेता था और पैसा जो उधार दे देता था और धीरे-धीरे करके जो है वो उस पर इतना ज़्यादा ब्याज चढ़ जाता था कि उस ब्याज के कुचक्र में फँसकर जो है जो अनुसूचित जनजाति वाला व्यक्ति था वो अंततः जो है अपनी ज़मीन या उसके पास जो भी सामान था वो उसका चला ही जाता था। तो इस तरह के क्षेत्रों में ये जो साहूकार के रूप में जो लोग व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए नियम बनाने का अधिकार भी जो है वो राज्यपाल को दिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो है ये 3 चीज़ें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि राज्यपाल जो है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच ही भूमि हस्तांतरण के मामलों को विनियमित करने का अधिकार है, उसके लिए नियम बनाने का अधिकार उसको होगा। दूसरा जो है जनजातीय सदस्यों को भूमि आवंटन, जो भूमि जो है कलेक्टर के द्वारा या अथॉरिटीज के द्वारा प्रदान की जाती है, उनको पट्टे पर जो है दी जाती है, उसके लिए जो है विनियमन करना। और तीसरा जो है जो साहूकारी के रूप में उस क्षेत्र में व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है विनियमन करना। तो 3 चीज़ों के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है यहाँ पर राज्यपाल को दिया गया और राज्यपाल ऐसा जो है जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श के माध्यम से कर सकता है। तो पहला क्या हुआ, राज्यपाल को जो विशिष्ट विधायी शक्तियां दी गई हैं उसके बारे में हमने बात की। 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को विशिष्ट विधायी शक्तियां दी गई हैं, उस पर जो है ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसमें यह प्रश्न बन सकता है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकार के रूप में व्यवसाय चलाने के विनियमन के लिए राज्यपाल किसके परामर्श से कानून बना सकता है या नियम बना सकता है। तो उसमें जो है जनजातीय सलाहकार परिषद ऑप्शन में हो सकता है, मुख्यमंत्री ऑप्शन में हो सकता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, मुख्य सचिव हो सकता है। इस तरह से जो है ऑप्शन दिए जा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को एक प्रतिवर्ष जो है अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और यह प्रतिवेदन किस संबंध में होगा, तो अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो है वो राष्ट्रपति को अपना एक प्रतिवेदन देगा। तो ये एक दूसरी बात जो है 5वीं अनुसूची के संबंध में जो राज्यपाल को अधिकार दिया गया वो है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो यहाँ पर है, वो है जनजातीय सलाहकार परिषद या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जो है आप ध्यान में रखें। यहाँ पर जो है सीधे सीधे प्रश्न जो है ये बन सकता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद का उल्लेख जो है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है और ये कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद जो है वो गठित किया जाएगा। और इस जनजातीय सलाहकार में परिषद में जो है कितने सदस्य होंगे, तो कुल मिलाकर 20 सदस्य जो है वो इसमें होंगे। तो एक प्रश्न जो है यहाँ से बन जाएगा कि जनजातीय सलाहकार परिषद में जो है कितने सदस्य होंगे, तो इसमें जो है 20 सदस्य होंगे। इसमें से 3/4 सदस्य जो है वो राज्य विधानमंडल से लिए जाएंगे। और राज्य विधानमंडल से कौन से सदस्य, तो 3/4 ऐसे सदस्य जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जो राज्य विधानमंडल में हैं, उनसे जो है 3/4 सदस्य जो है लिए जाएंगे। राज्यपाल को ही अधिकार होगा कि राज्यपाल जो है वो जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, उनकी नियुक्ति, परिषद के अध्यक्ष और उसके अधिकारियों, उसके सेवकों की नियुक्ति की रीति, परिषद के अधिवेशनों के संचालन, साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और जितने भी अन्य विषय हैं उन सभी को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार जो है वो यहाँ पर राज्यपाल को ही दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राज्यपाल जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें अनुसूचित क्षेत्रों में जो है राज्यपाल एक तरह से उस क्षेत्र के लिए कानून बनाने, नियम बनाने के लिए जो है एक विशेष अधिकारी हो गया। जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य क्या होगा, जनजातीय सलाहकार परिषद जो है वो क्या करेगी, तो जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसे राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। अर्थात राज्यपाल जो है जो सब्जेक्ट्स, जो विषय जनजातीय सलाहकार परिषद को दे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण उन्नति से संबंधित, उन विषयों पर सलाह देने का कार्य जो है वो जनजातीय सलाहकार परिषद का होगा। इस तरह से जो है ये 5वीं अनुसूची में इतनी बातें थी, ये मैंने आपको बताया। तो ये 5वीं अनुसूची की बात हो गई।
अब हम लोग छठवीं अनुसूची की बात करते हैं। भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची, जिसमें जो है अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1), है ना, ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है वो भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची है। जनजातीय क्षेत्र जो है, दरअसल बारदलुई कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में अनुसूची 6 को जगह दी गई थी। तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न सबसे पहले तो ये बनेगा कि छठी अनुसूची में जो है किन किन कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 244(2) और अनुच्छेद 275(1). साथ ही जो है ये अनुसूची जो है किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ी गई थी, तो बारदलुई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसे संविधान में जगह दी गई। छठवीं अनुसूची जो है, इसमें जनजातीय क्षेत्र किन किन राज्यों में जो है घोषित किए गए हैं, तो जनजातीय क्षेत्र जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में जो है छठवीं अनुसूची जो है वो लागू होगी। अर्थात छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में लागू है। और जनजातीय क्षेत्र क्या होंगे, जनजातीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो जनजातीय क्षेत्र का मतलब ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। संसद इस अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। अब यहां पर जो है आपने देखा कि 5वीं अनुसूची में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं छठी अनुसूची में, तो संसद जो है इस अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में कानून बनाकर संसद का संशोधन कर सकती है। तो बेसिक रूप से दो डिफरेंसेस आपको 5वीं अनुसूची और छठवीं में नजर आए। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल में परिवर्तन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, और छठवीं अनुसूची में यह अधिकार जो है संसद को दिया गया है। अब जनजातीय क्षेत्रों की अपनी क्या विशेषता है, जनजातीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासित जिले और स्वशासित प्रदेश बनाने का जो है वो प्रावधान है। स्वायत्त जिले होंगे, ऑटोनमस जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो होंगे, है ना। मतलब क्या है कि एक राज्य के अंतर्गत ही कुछ जिलों को जो है स्वशासित जिले, कुछ कौन से जिले होंगे, तो एक राज्य के अंतर्गत ही कुछ वो जिले होंगे जो जिले जो है जनजातीय बहुल है। जिन जिलों में जनजातियों की जनसंख्या ज्यादा है उन जिलों को जो है स्वशासित जिले और स्वशासित प्रदेश के रूप में जो है वो घोषित किया जाएगा। स्वशासित जिले दरअसल क्या होंगे, तो राज्य के भीतर इन जिलों तथा प्रदेशों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। दरअसल ये जितने भी जिले होंगे, इन जिलों की स्थापना के द्वारा जनजातियों को अपना प्रबंधन अपने आप ही करने का अधिकार दिया गया है। चूंकि ये जिले और प्रदेश अपने आप में पूर्णतः स्वशासी होते हैं, पूर्णतः स्वायत्त होते हैं, पूर्णतः ऑटोनमस होते हैं, इसीलिए इनको राज्य के अंदर राज्य की भी संज्ञा दी गई। मतलब राज्य और उस राज्य के अंतर्गत एक छोटा राज्य, मतलब एक जिला जो है उसको अपने आप में जो है एक छोटा राज्य कह दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्णतः स्वायत्त है, पूरी तरह से ऑटोनमस है। उसे अपने लिए कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार स्वयं को ही है, इसीलिए उन्हें जो है राज्य के अंदर राज्य की संज्ञा दी जाती है। राज्यपाल को जो है यह अधिकार है कि राज्यपाल जो है इन जिलों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखें, दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि जनजातीय क्षेत्रों में उनके क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन को करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। लेकिन जिलों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो किसको है, तो राज्यपाल को है। अर्थात छठी अनुसूची में जो स्वशासी जिले गठित किए जाएंगे उन स्वशासी जिलों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे होगा, तो वो राज्यपाल को होगा। हर स्वशासी जिले में जो है एक स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब एक जो जिला परिषद होगी उस जिला परिषद में एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या स्वायत्त जिला परिषद जो है वो होगी। और स्वायत्त जिला परिषद का कार्यकाल कितने साल का होगा, तो अधिकतम 5 साल का होगा। और इस स्वायत्त जिला परिषद में कुल मिलाकर 30 सदस्य होंगे। 30 में से 4 सदस्य जो है राज्यपाल नामित करेगा, और बाकी के सदस्य जो होंगे वो कहां से होंगे, तो वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर जो है प्रश्न बन सकता है कि स्वायत्त जिला परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 30 होगी। 30 में से 4 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा नामित होंगे, बाकी सभी जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। इस काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का अधिकार है। अब यहाँ पर जो है आप एक असम का एक अपवाद जो है ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि स्वायत्त शासी जिला परिषद जो होंगे उनमें सदस्यों की संख्या 30 होगी। लेकिन बोडोलैंड
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो इसका एक अपवाद है। असम में जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, वहां पर 30 के बजाय 40 सदस्य हैं और उन्हें 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर अलग से जो है संविधान में ये प्रावधान जो है असम के जो बोडोलैंड का जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसके लिए जो है ये प्रावधान अलग से किया गया है। तो स्वशासित प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से जो है प्रादेशिक परिषद होगी। जिस तरह से जिले के लिए जो है जिला परिषद है, ऐसे ही जो स्वशासित प्रदेश होंगे उसके लिए जो है प्रादेशिक परिषद होगी। राज्यपाल जो है संबंधित स्वशासित जिलों या प्रदेशों के भीतर विद्यमान जनजातीय परिषदों या अन्य जनजातीय संगठनों से परामर्श कर जिला और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम बनाएगा। संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी समादेश, कोई भी आदेश इन क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक संबंधित राज्य का राज्यपाल इन्हें इन क्षेत्रों पर लागू होने के लिए अधिसूचित न कर दे। यहां पर भी यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून को इन क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित राज्य का राज्यपाल इन क्षेत्रों पर लागू होने के लिए इन्हें अधिसूचित न कर दे। मतलब यहां पर यह कहा गया, दोनों के बीच अंतर 5वीं और 6वीं अनुसूची में अंतर क्या हुआ। 5वीं अनुसूची में यह कहा गया था कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर जो है वो लागू होगा या नहीं होगा, या किन अपवादों के साथ लागू होगा, इसका अधिकार जो है राज्यपाल को दिया गया था। और यहां पर यह कहा गया है कि राज्यपाल जो है संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो भी समादेश होंगे उनको लागू करने के लिए, मतलब लागू होंगे लेकिन उनको लागू करने के लिए जो है राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा। तो यहां पर जो है लागू होंगे ही होंगे, ये बात जो है कही गई है, लेकिन राज्यपाल की अधिसूचना के बाद। और वहां पर यह कहा गया था 5वीं अनुसूची में कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बन रहे हैं, जो नियम बन रहे हैं, वो राज्यपाल वो उन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होंगे या नहीं होंगे, ये राज्यपाल जो है वो निर्धारित करेगा। तो दोनों के बीच जो है अंतर को आप समझें, वहां लागू होंगे या नहीं होंगे ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा, जबकि 6ठी अनुसूची में लागू तो होंगे ही लेकिन राज्यपाल इसके लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। तो ये यहाँ पर जो है एक विशेष रूप से जो है बात थी, इसको जो है मैं समझाने की कोशिश की। संसद या राज्य विधानमंडल का कोई समादेश इन क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक संबंधित राज्य का राज्यपाल इन क्षेत्रों में लागू होने के लिए इनको अधिसूचित नहीं कर दे। ये बात जो है यहाँ पर उल्लेखनीय है, इसको जो है समझना पड़ेगा। तो इतनी बातें जो है वो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत थी। तो हमने अभी 5वीं और 6वीं अनुसूची देखा। 5वीं अनुसूची में जो है वो जनजातीय सलाहकार परिषद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और 6ठी अनुसूची में आपने देखा जिला परिषद जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिला परिषद के साथ ही जो जिला सलाहकारी परिषद है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर जो है ये 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित जो है बातें थी। थोड़ा डिटेल में पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें इससे संबंधित एमसीक्यूज, इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। जितनी चीजें जो है मैंने आपको बताई इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और वैसे भी मैं जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस भी जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उससे भी जो है हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ न जाए। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरी क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।